So hello everyone, welcome back to our YouTube channel, The Agri Researchers. So from today, we are going to start a new series, and we are going to start the journey towards JRF. And we are firstly we are dealing with soil physics part of our studies. So let's first know what is the definition of soil physics. So soil physics is the fundamental subject of soil science which deals with the state and movement of matter and transformation of energy in the soil. सो बेसिकली सॉइल फिज़िक्स, जैसे कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल भी कंसिडर करते हैं, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे हम उनको स्टडी करके अपनी क्रॉप प्रोडक्टिविटी की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर सकें. सो द पर्पस ऑफ सॉइल फिजिक्स इज़ टू ब्रिंग टुगेदर द इन्फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द इफेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स, तो द फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स इज़ डैनियल हिलेल. सो हिलेल साहब ने जो है मॉइस्चर कंजर्वेशन के ऊपर काम किया था, और उन्होंने एक बुक लिखी थी उसके ऊपर जिसका कि नाम था इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल सॉइल फिजिक्स. सो अगर हम उसके बाद हम बात करें सॉइल फेज़ के बारे में, सॉइल फेज़ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल फिजिक्स में. तो सॉइल फेज़ की डेफिनेशन ये होगी: अ सॉइल मास इन जनरल इज कम्पोज्ड ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ मैटर, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हैंस सॉइल इज ऑल्सो नोन एज थ्री फेज सिस्टम. इसमें कि तीन फेजेस होते हैं, जिसमें कि पहला जो फेज़ है वो होगा सॉलिड पार्ट, दूसरा होगा लिक्विड पार्ट, तीसरा होगा गैसियस पार्ट. अगर हम इसे डायग्रामेटिकली अगर समझें तो आप जैसे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर हम इस पूरे को एक होल मास कंसिडर करें तो इसमें अगर हम देखें तो 50-50% में दो चीज़ें डिवाइडेड है, जिसमें कि 50% में आता है अपना सॉलिड मास और 50% पार्ट में आता है अपना पोर स्पेस. अगर हम उस पोर स्पेस के भी 50 को 25-25 में अगर हम डिवाइड करें तो 25% जो रहता है वो अपना सॉइल एयर का पार्ट रहता है और 25% पार्ट रहता है अपना सॉइल वाटर का. और अगर हम रिमेनिंग 50% जो अपना सॉलिड पोर्शन है, अगर उसे भी हम फर्दर डिवाइड करें तो वो डिवाइड होता है 45 और 5% में. 45% में मिनरल मास आता है और 5% में अपना ऑर्गेनिक मैटर आता है, जैसा कि आप अपने देख पा रहे हैं. और अगर हम पोर स्पेस में बात करें तो इसमें आप एक जिगजैग लाइन देख पा रहे हैं. ये जिगजैग लाइन का मतलब यह है कि जो अपना सॉइल एयर का पार्ट है और सॉइल वाटर का जो पार्ट है वो डिफरेंट सॉइल की कंडीशंस में अपने एक दूसरे में विलीन हो सकते हैं. इसीलिए कभी कभी सॉइल को हम टू फेज सिस्टम भी कंसिडर कर सकते हैं. वो कुछ स्पेशल केसेस होंगे जो कि हम आगे बात करेंगे. अब अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जो कि हमारा रहेगा सॉइल सेपरेट्स. सॉइल सेपरेट्स, जिसको कि हम फाइन अर्थ पार्टिकल्स भी कहते हैं, अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो वो सारे मिनरल मैटर जो कि लेस देन 2 mm इन डायमीटर रहेंगे, उनको हम सॉइल सेपरेट्स कहेंगे. अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इंडिविजुअल साइज ग्रुप ऑफ मिनरल पार्टिकल्स विच आर ऑफ 2 mm और लेस इन डायमीटर. सो सॉइल सेपरेट्स में बेसिकली तीन टर्म्स आती हैं जो कि अक्सर हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे कि अपना ICAR JRF हो गया, ASRB नेट हो गया या SRF हो गया, उनमें ये डेफिनेशन अक्सर पूछी जा सकती है. जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन रहेगी स्केलेटन, दूसरी रहेगी फ्लैश और तीसरी रहेगी मैट्रिक्स. तो स्केलेटन का मतलब क्या होता है? स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा. तो सॉइल को जो सॉइल सेपरेट्स होते हैं इनमें से कौन सी चीज़ जो है ढांचा प्रोवाइड करती है? तो उसका बेसिकली आंसर रहेगा सैंड प्लस सिल्ट. सो सैंड प्लस सिल्ट जो है वो ऑल टुगेदर जो है वो सॉइल का स्केलेटन बनाते हैं. अगर हम फ्लैश की बात करें तो जैसे कि अपने ह्यूमन बॉडी में जो अपनी बोन्स रहती है वो अपना स्केलेटन बनाती है, ताकि वो अपने बॉडी को विथ खड़े रहने के लिए जो है बेसिक जो पोस्चर है वो प्रोवाइड करती है. और उसके अंदर जो फ्लैश रहता है हमारा, वैसे ही सॉइल में भी स्केलेटन और फ्लैश रहता है. स्केलेटन में तो जैसे मैंने बताया सैंड प्लस सिल्ट पार्ट जो रहता है वो उसका स्केलेटन बनाता है, और जो फ्लैश आता है, फ्लैश में जो आता है वो अपना क्ले जो रहती है वो क्ले उसका फ्लैश बनाती है. अगर हम इसमें बात करें इनमें से कौन सा जो रहेगा वो एक्टिव मेंबर रहेगा, कौन सा पैसिव मेंबर रहेगा. सो जो क्ले पार्ट जो रहेगा वो इसका एक्टिव जो पार्ट रहेगा, और जो सैंड प्लस सिल्ट पोर्शन रहेगा वो पैसिव पार्ट रहेगा. सो ये एक्टिव और पैसिव क्या है? एक्टिव का मतलब ये है कि जितने भी सॉइल की जो डायनेमिक प्रोसेस हो गए, जैसे कि कटायन एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है, बेसिकली आयन एक्सचेंज की जो प्रोसेस होती है वो क्ले पोर्शन में रहती है. अब हम इनमें से बात करें तो कौन सा जो पोर्शन रहेगा वो एक्टिव पोर्शन रहेगा और कौन सा पैसिव पोर्शन रहेगा, ये भी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहेगा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का. सो जो एक्टिव पोर्शन रहेगा, एक्टिव पोर्शन वो पोर्शन होता है जिसमें कि सॉइल के ज़्यादातर जो डायनेमिक प्रोसेस हो गए, जैसे कि आयन एक्सचेंज के प्रोसेस हो गए, दूसरी केमिकल रिएक्शंस हो गई, तो वो बेसिकली कौन से पोर्शन पे अपना इफेक्ट दिखाएगा और कौन से प्रोसेस उन जो फंक्शंस हैं उनको कौन सा प्रोसेस जो है वो डोमिनेट करेगा. सो जो फ्लैश पार्ट रहेगा, यानी कि जो क्ले पोर्शन रहेगा, वो उन सारे डायनेमिक प्रोसेसेस को गवर्न करेगा, जबकि जो सैंड प्लस सिल्ट पोर्शन जो रहेगा वो अपना पैसिव प्रोसेस रहेगा. और जो तीसरी मेन जो एक डेफिनेशन आती है वो होता है मैट्रिक्स. सो व्हाट इज सॉइल मैट्रिक्स? सॉइल मैट्रिक्स में ऑल द सॉलिड पोर्शन ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल मैट्रिक्स. सो ये तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी: सॉइल स्केलेटन, सॉइल फ्लैश एंड सॉइल मैट्रिक्स. तो साथियों, अभी हमने देखा सॉइल सेपरेट्स के बारे में. सॉइल सेपरेट्स में जो है, जैसा कि हमने अभी देखा, तीन चीज़ें आती हैं:
सॉलिड पोर्शन, गैसियस पोर्शन और लिक्विड पोर्शन। अगर हम सॉलिड पोर्शन को देखा जाए तो सॉलिड पोर्शन अगेन जो है 3 चीज़ों में डिवाइडेड रहता है, सैंड पार्ट, सिल्ट पार्ट और क्ले पार्ट। और अगर हम इसे देखा जाए तो जो सॉइल सेपरेट्स है उसे हम फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑल्दो हमें पता है कि जो सॉइल सेपरेट्स रहते हैं उनका जो डायमीटर रहता है वो लेस देन 2 mm रहता है, लेकिन लेस देन 2 mm भी कितना रहता है उस अकॉर्डिंग हमने उसको ऑन द बेसिस ऑफ द डायमीटर हमने उनको डिफरेंट क्लासेस में सब डिवाइड किया हुआ है। और ये जो डिवीजन है ये 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया गया है, ISSS के द्वारा किया हुआ सेपरेशन और USDA के द्वारा किया गया। अगर हम ISSS की फुल फॉर्म देखें तो ISSS की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, जो कि लोकेटेड है रोम, इटली में। और USDA की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो USDA की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि लोकेटेड है वाशिंगटन DC में। तो साथियों, अगर हम सबसे पहले ISSS के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले इसको जो है ISSS ने 5 भागों में बांटा गया सॉइल सेपरेट्स को, जिसमें कि सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है क्ले पार्ट, फिर सिल्ट पार्ट, फाइन सैंड पार्ट, कोर्स सैंड पार्ट और ग्रेवल पार्ट। अगर हम इनके डायमीटर की बात करें तो जो क्ले का डायमीटर है, इसको याद करने की साथियों एक ट्रिक है जो कि मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमें क्ले का याद रखना पड़ेगा। क्ले का डायमीटर होता है साथियों 0.002 mm। ये जो क्लासिफिकेशन रहेगा ये mm में रहेगा, यानी कि मिलीमीटर्स में रहेगा। अब इसके ऊपर हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें पता है कि क्ले से सबसे छोटा जो साइज़ होता है वो क्ले का साइज़ होता है और सबसे बड़ा साइज़ होता है सैंड का। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो इनका साइज़ जो है वो बढ़ेगा, लेकिन किस रेशियो में बढ़ेगा वो हमें देखना है। तो क्ले का जो साइज़ रह गया वो हो गया लेस देन 0.002 mm। लेस देन 0.002 mm के जो पार्टिकल्स होंगे उनको हम क्ले कहेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो 0.002 mm से 0.02 mm के जो पार्टिकल्स रहेंगे वो सिल्ट पोर्शन में आएंगे, यानी कि हमने क्या करा, एक जीरो शिफ्ट कर दिया। 0.002 mm से कम वाले पार्टिकल्स को हमने क्ले कहा, 0.002 mm से लेके 0.02 mm के जो पार्टिकल्स रहे उनको हमने क्ले कह दिया। वैसे ही 0.02 mm से लेके 0.2 mm तक के जो पार्टिकल्स रहेंगे उसे हम फाइन सैंड कह देंगे। उसके बाद 0.2 से लेके 2 mm तक के जो पार्टिकल्स रहेंगे उन्हें हम कोर्स सैंड कह देंगे। और मोर देन 2 mm के जो पार्टिकल्स रहेंगे उन्हें हम ग्रेवल्स कहेंगे। जैसे कि हमने देखा था लेस देन 2 mm के जो पार्टिकल्स जो भी रहेंगे उन्हें हम सॉइल सेपरेट्स कहते हैं, लेकिन अगर 2 mm से साइज ज़्यादा हो गया तो उन्हें हम क्या कहेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे ग्रेवल पोर्शन। ओके, तो ये बात रही ISSS के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन था। मैं ISSS की वापस फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, जिसका कि हेडक्वार्टर लोकेटेड है रोम, इटली में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये बेसिक सा क्वेश्चन जो है JRF में पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर हम USDA के अकॉर्डिंग बात करें तो USDA के अकॉर्डिंग जो सॉइल सेपरेट्स है उनको 8 पोर्शन में बांटा गया है। जैसे कि कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ISSS के अकॉर्डिंग सॉइल सेपरेट्स को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, तो उसका आंसर रहेगा 5। कौन कौन से? क्ले पार्ट, सिल्ट पार्ट, फाइन सैंड पार्ट, कोर्स सैंड पार्ट और ग्रेवल पार्ट। उसी तरीके से USDA के अकॉर्डिंग हमने इनको 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला हो जाएगा ग्रेवल, वेरी कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड, वेरी फाइन सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो साथियों, USDA के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया था उसे याद करने की ट्रिक है, वही सेम हम क्ले से शुरू करेंगे और धीरे धीरे ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका साइज़ बढ़ता रहेगा, क्योंकि हम क्ले से सैंड की ओर जा रहे हैं। तो वही क्ले का जो साइज़ रहेगा वो रहेगा लेस देन 0.002 mm। साथियों, USDA के अकॉर्डिंग भी जो साइज़ रहेगा वो mm यानी मिलीमीटर्स में ही रहेगा। उसके बाद अगर हम सिल्ट की बात करें तो सिल्ट का जो साइज़ पोर्शन रहेगा वो रहेगा 0.002 mm टू 0.05 mm। उसके बाद अगर हम बात करें फाइन सैंड पार्टिकल्स की, फाइन सैंड पार्टिकल्स का जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 0.05 mm टू 0.10 mm। फाइन सैंड पार्टिकल्स का जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 0.05 mm टू 0.10 mm। उसके बाद अगर हम फाइन सैंड पार्टिकल्स की बात करें तो फाइन सैंड पार्टिकल्स का जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 0.10 mm टू 0.25 mm। उसके बाद अगर हम मीडियम सैंड की बात करें तो मीडियम सैंड का जो पार्टिकल साइज़ रहेगा वो रहेगा इस रेंज में 0.25 mm टू 0.50 mm। उसके बाद अगर हम कोर्स सैंड की बात करें तो उसका जो पार्टिकल साइज़ रहेगा, पार्टिकल साइज़ का जो रेंज रहेगा वो रहेगा 0.50 mm टू 1.0 mm। हमने 0.002 mm से स्टार्ट किया था और हम 1 mm तक पहुंच चुके हैं। 0.5 mm टू लेके 1 mm तक के जो पार्टिकल साइज़ रहेंगे उनको हम कहेंगे कोर्स सैंड पार्टिकल्स। वैसे ही 1 to 2 mm जो 1 mm टू 2 mm जो साइज़ रेंज रहेगा उसके बीच में जो पार्टिकल्स आएंगे उन्हें हम कहेंगे वेरी कोर्स सैंड पार्टिकल्स। और सिमिलरली मोर देन 2 अगर mm हमारा साइज़ हो गया तो उसे हम ग्रेवल कहेंगे। तो साथियों, ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो कि ISSS और USDA ने अपने अपने अकॉर्डिंग दिया था।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत ही फेमस टाइप के क्वेश्चन है जो इस टेबल से बन सकते हैं। ये जो टेबल है एज इट इज़ ISSS में भी दी हुई है। इसे याद रखने की जो ट्रिक है, आई होप आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी वो ट्रिक। अगर मैं फिर से बता दूं तो जो ISSS के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन था उसमें सिर्फ हमें जीरोज़ का ध्यान रखना है कि हमें जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, हमें बेसिकली पता है कि क्ले से हम सैंड की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो पार्टिकल का जो साइज़ रहेगा वो बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो सैंड पार्टिकल्स रहते हैं वो थोड़े कोर्स रहते हैं और जो क्ले पार्टिकल्स रहते हैं वो थोड़े फाइन रहते हैं। जो सैंड पार्टिकल्स का साइज़ रहेगा यानी कि जो डायमीटर रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा और क्ले पार्टिकल्स का साइज़ कम रहेगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हम क्ले फाइननेस जो है हमारी डिक्रीज़ होती रहेगी और कोर्सनेस इंक्रीज़ होगी। सिमिलरली क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा कोर्स कौन सा पार्टिकल्स है। तो सैंड पार्टिकल्स जो है वो सबसे ज़्यादा कोर्स है और सबसे ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स कौन से रहते हैं, सबसे ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स रहते हैं क्ले पार्टिकल्स। और जैसे जैसे हम इस टेबल में नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे फाइननेस का लेवल कम होगा और कोर्सनेस का लेवल बढ़ेगा। सिमिलरली ISSS के अकॉर्डिंग भी यही रहेगा और USDA के अकॉर्डिंग भी सेम रहेगा। नीचे से ऊपर हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे कोर्सनेस का लेवल बढ़ता रहेगा और फाइननेस का लेवल कम होता रहेगा। ISSS में हमें सिर्फ जीरोज़ का ध्यान रखना है। सबसे ईजी इसकी ट्रिक है, हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें एक जीरो शिफ्ट करना है। लाइक जो क्ले का साइज़ रहेगा वो रहेगा लेस देन 0.002 mm, जो कि दोनों में सेम रहेगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमें एक जीरो शिफ्ट करना है। जो सिल्ट का जो साइज़ रेंज रहेगा वो रहेगा 0.002 mm टू 0.02 mm। यहाँ पे 2 जीरो आ रहे थे, यहाँ पे 1 जीरो आ रहा है। इसके हम ऊपर जैसे जाएंगे यहाँ पे 1 जीरो आ रहा है, यहाँ पर एक भी जीरो नहीं आ रहा है पॉइंट के बाद। बेसिकली हमें पॉइंट के बाद के जीरोज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 जीरोज़ आ रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 जीरो आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं आ रहा है और यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है। यहाँ पे 0.2 टू 2 mm आ गया और मोर देन 2 mm हमें पता ही है ग्रेवल कहेंगे। सिमिलरली अगर हम USDA में बात करें तो USDA में हमें सेम जो क्ले का जो साइज़ रेंज है वो दोनों में सेम ही है, लेस देन 0.002 mm। और इसमें हमें सिर्फ थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना है कि जो हमारा सिल्ट पोर्शन रहेगा वो रहेगा 0.02 mm टू 0.05 mm। उसके बाद हमें बेसिकली कुछ भी नहीं करना है। 0.05 टू हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं 10, 25, 50, 100 एंड 200। अब इसे कैसे यूज़ करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि 0.002 mm टू 0.05, 0.05 टू 0.1, 0.1 को हम 0.10 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.10 यानी कि 0.10, फिर 0.10 टू 25, 25 टू 50, 50 टू 100, 100 टू 200 एंड मोर देन 200। इसे आप कंफ्यूज ना हो 200 100 से। मैंने सिर्फ एक बेसिकली ट्रिक आपको बताई है जिससे कि आप इसे याद कर सकते हैं। अगर आप इस टेबल की 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे इजीली रिमेंबर कर सकते हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये टेबल है। ठीक है, तो साथियों अब हम बात करेंगे दूसरे क्लासिफिकेशन की, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज फॉर स्फेरिकल एंड क्यूबॉइडल पार्टिकल्स। अभी तक हमने जो है स्मॉल पार्टिकल्स की बात करी थी, अब हम बात करेंगे स्फेरिकल एंड क्यूबॉइडल पार्टिकल्स की। इसको अगेन 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें से कि सबसे पहले आएगा ग्रेवल, कॉबल, स्टोन एंड बोल्डर। इसका जो पार्टिकल साइज़ है वो अगेन डायमीटर जो है उसका mm में रहेगा। सबसे पहले अगर हम ग्रेवल की बात करें तो 2 to 75 mm के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम ग्रेवल्स कहते हैं। 75 mm टू 250 mm, 75 to 250 mm के जो पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें हम कॉबल्स कहते हैं। 250 mm टू 600 mm, 250 mm से लेकर 600 mm तक के जो पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें हम स्टोन्स कहते हैं। और मोर देन 600 mm के जो पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें हम बोल्डर कहते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी कि लेस देन 2 mm के जो पार्टिकल साइज रहते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन था वो ISSS और USDA ने दिया था। और जो 2 mm से बड़े पार्टिकल्स रहते हैं जिन्हें हमने शुरू में ग्रेवल्स कहा था, उसका अगेन फर्दर क्लासिफिकेशन है कि 2 mm से बड़े जितने भी बड़े पार्टिकल्स रहे उन सबका ये क्लासिफिकेशन ऑर्डर रहेगा। जैसे कि 2 mm से लेके 75 mm तक के जो पार्टिकल्स रहेंगे उन्हें हम ग्रेवल्स कहेंगे। अगर इसमें हम फर्दर सब डिवीजन करें तो 2 to 4 mm के जो पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें बेसिकली हम ग्रेवल कहते हैं। उसके बाद जो 4 to 75 mm के जो पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें हम पेबल्स कहते हैं। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 to 75 mm को हम एक कंबाइंड ग्रेवल भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें और बेसिक डिटेल में जाएं तो इसका रहेगा कि 2 to 4 mm के जो पार्टिकल्स रहेंगे उन्हें हम ग्रेवल कहेंगे और 4 to 75 mm के जो पार्टिकल्स रहेंगे उन्हें हम पेबल्स कहेंगे। देन 75 mm टू 250 mm, 75 mm टू 250 mm के जो पार्टिकल्स रहेंगे उन्हें हम कॉबल्स कहेंगे और 250 mm टू 600 mm के जो पार्टिकल्स रहेंगे उन्हें हम स्टोन्स कहेंगे और मोर देन 600 mm के जो पार्टिकल्स रहेंगे उन्हें हम कहेंगे बोल्डर्स।
तो साथियों, अभी हमने बात करी जो स्पेरिकल और क्यूबॉइडल पार्टिकल्स रहते हैं उनके साइज़ के मोर देन अगर 2 mm का रहे तो उसका क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर हमारा पार्टिकल जो है फ्लैट है तो उसमें उसका डायमीटर तो होगा नहीं, उसकी होगी लेंथ। तो लेंथ के बेसिस पे हमने अगेन 4 क्लासिफिकेशन में उसको क्लासीफाई किया गया है, जिसमें से लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ भी जो अगेन में रहेगी, लेंथ के अकॉर्डिंग पहला क्लासिफिकेशन रहेगा चैनर, दूसरा रहेगा फ्लैगस्टोन, तीसरा रहेगा स्टोन और चौथा रहेगा बोल्डर। अगर हम चैनर की बात करें तो 2 to 150 mm का जो लेंथ वाले पार्टिकल्स रहेंगे उन्हें हम चैनर कहेंगे। 150 mm to 380 mm, 150 mm to 380 mm का जो लेंथ के पार्टिकल्स रहेंगे, अगर हम लेंथ की बात करें तो उन्हें हम कहेंगे फ्लैगस्टोन्स। और 380 to 600 mm, 380 to 600 mm के जो लेंथ के जो पार्टिकल्स रहेंगे उन्हें हम कहेंगे स्टोन्स। और अगेन मोर देन 600 का जो रहेंगे उन्हें हम कहेंगे बोल्डर। जो स्टोन और बोल्डर है वो दोनों में कॉमन है, लेकिन हमें इनका याद रखना है, उसमें 250 to 600 था, इसमें 380 to 600 है। और बोल्डर का साइज़ जो है वो दोनों में कॉमन है, उसमें भी 600 mm, मोर देन 600 mm था, इसमें भी मोर देन 600 mm रहेगा। मैं अगर वापस बोलूँ तो अगर लेंथ के अकॉर्डिंग, अगर हम डायमीटर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करें मोर देन 2 mm की जो पार्टिकल साइज़ है उनका, तो उसमें सबसे पहले आता था अपने ग्रेवल, फिर पेबल, ग्रेवल, पेबल, कॉबल, स्टोन और बोल्डर। अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ वाइज जो है उनमें 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है चैनर, फ्लैगस्टोन, स्टोन और बोल्डर। चैनर के तो लेंथ रहेगा 2 to 150 रहेगा, 150 to 380 फ्लैगस्टोन, 380 to 600 स्टोन एंड मोर देन 600 बोल्डर। तो साथियों, ये बात रही सॉइल सेपरेट्स की क्लासिफिकेशन की। अगर हम अब सॉइल सेपरेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमें पता है सॉइल सेपरेट्स में 3 टाइप के पार्टिकल्स आते हैं। सबसे पहला आता है सैंड पार्टिकल्स, दूसरा आता है सिल्ट पार्टिकल्स और तीसरा आता है क्ले पार्टिकल्स। तो अब हम एक एक करके उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सैंड पार्टिकल्स। सैंड पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहेगी कि सैंड पार्टिकल्स उन तीनों में सबसे बड़े हैं, जैसा कि अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा ISSS और USDA दोनों के अकॉर्डिंग उनका डिफरेंट साइज रेंज था, जिसमें से आउट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले सबसे बड़े जो पार्टिकल्स रहते हैं वो सैंड के पार्टिकल्स रहते हैं। इसका जो रेंज रहेगा वो रहेगा 2 mm to 0.02 mm ISSS के अकॉर्डिंग और 2 mm to 0.05 mm USDA के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन वाले पार्ट में देखा था। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो सैंड पार्टिकल्स रहते हैं वो मोर और लेस स्फेरिकल और इरेगुलर शेप के रहते हैं। यानी कि जो सैंड पार्टिकल्स का जो शेप रहेगा वो या तो स्फेरिकल रहेगा या फिर इरेगुलर रहेगा। और इसको हम जो है एस्टिमेट कर सकते हैं सीव के द्वारा, छलनी के द्वारा हम इसको छान के अलग कर सकते हैं। छलनी से क्या रहेगा, जो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स रहेंगे मोर देन मतलब जो हमने ये साइज़ लिखा, अगर हम उसकी सीव से उसको सीव करेंगे तो जो स्मॉलर पार्टिकल्स रहेंगे वो सीव से नीचे आ जाएंगे और जो सैंड के पार्टिकल्स रहेंगे वो ऊपर आ जाएंगे। तो हम इसे सीव के द्वारा एस्टिमेट कर सकते हैं। सबसे कॉमन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड इन सैंड पोर्शन, अगर ऐसा आए तो उसका आंसर होगा क्वार्ट्ज, जिसका फॉर्मूला होता है SiO2। अगर हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो सैंड की रहेगी वो सबसे कम रहेगी, और अगर क्वेश्चन पूछेगी कितनी रहेगी तो वो रहेगी लेस देन 0.0011 ग्राम पर cc, यानी कि लेस देन 0.0011 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो पार्टिकल्स रहेंगे ये अपने नेकेड आई से विजिबल रहेंगे। और अगर हम इन्हें अपने थंब और 4 फिंगर के बीच में अगर जो सॉइल है उसको अगर हम लेंगे, अगर उसमें सैंड पोर्शन डोमिनेट करता है तो वो जो रहेगा हमें ग्रिटी फील होगा। ऐसे ही तीनों का अलग अलग रहता है, तो वो हम आगे आने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करेंगे। इसमें से अगर हमें याद रखना है तो ये याद रखना है कि सैंड का जो फील होगा वो कैसा होगा, वो ग्रिटी फील होगा। अगर हम उसे थंब और 4 फिंगर में अगर हम उसे रख के ऐसे करेंगे तो वो ग्रिटी फील होगा। तो साथियों, अब हम बात करते हैं दूसरे सॉइल सेपरेट की, जो कि रहेगा हमारा सिल्ट। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो इसका जो पार्टिकल साइज़ रहेगा वो रहेगा इंटरमीडिएट बिटवीन सैंड एंड सिल्ट। जैसा कि हमें पता है क्ले सबसे छोटा, सैंड सबसे बड़ा, उन दोनों के बीच का जो साइज़ रेंज रहेगा वो रहेगा सिल्ट। अगर हम इसकी साइज़ रेंज की बात करें तो वो रहेगा 0.02 mm to 0.002 mm ISSS के अकॉर्डिंग, 0.05 mm to 0.002 mm USDA के अकॉर्डिंग। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसका शेप जो रहेगा इरेगुलर रहेगा, और इसके एस्टिमेशन के लिए हमें सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा, कैन बी एस्टिमेटेड बाय सेडिमेंटेशन। और एक रहेगा कि जो सॉइल सिल्ट से डोमिनेट रहती है, यानी कि जिस सॉइल में सिल्ट का जो डोमिनेंट पोर्शन रहता है उस सॉइल में सॉइल क्रस्टिंग की प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमन रहती है। सॉइल क्रस्टिंग की प्रॉब्लम, जैसे कि रेन होने के बाद उसमें पपड़ी बनने लग जाती है सॉइल में, जिसकी वजह से पपड़ी बनने से क्या होगा, एक तो जर्मिनेशन इफेक्ट होगा, दूसरा पुअर ड्रेनेज होगा, और जो सॉइल प्रॉपर्टीज़ रहेगी कहीं ना कहीं वो बेकार होगी। और
क्रस्टिंग कैसे होती है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जब हम सॉइल क्रस्टिंग की बात करेंगे तब हम उसका जो फिनोमिना है उसको हम डिस्कस करेंगे कि सॉइल क्रस्टिंग आखिर होती कैसे है, क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है सिल्ट की जो अफेक्ट करती है सॉइल क्रस्टिंग को। उसके बाद अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रहेगी इसकी मीडियम रहेगी, जिसकी की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1.1 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। साथियों, पिछली जो मैंने सैंड की बात करी थी उसमें मैंने जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो बताई थी 0.0011 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसकी यूनिट जो थी वो गलत थी, उसकी यूनिट रहेगी मीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये आप वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। अगर हम बात करें इसकी विजिबिलिटी की, तो ये विजिबल हो जाएगी आराम से नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंडर। सैंड जो पार्टिकल्स था वो नेकेड आई से विजिबल था, इसे देखने के लिए हमें एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप लगेगा। और जो सिल्ट रहता है, सिल्ट में जो CEC रहता है, CEC यानी कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो रहती है वो मॉडरेट लो रहती है, और जो केमिकल एक्टिविटीज़ रहती है वो भी लो रहती है। ठीक है, तो साथियों अगर हम तीसरे सॉइल सेपरेट की बात करें तो वो रहेगा क्ले। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये रहेगा सबसे पहले कि तीनों में से सबसे छोटे पार्टिकल्स जो रहेंगे वो क्ले कहलाएंगे। अगर हम इसके साइज़ रेंज की बात करें तो भले ही वो ISSS के अकॉर्डिंग हो या फिर USDA के अकॉर्डिंग हो, दोनों में ही ये लेस देन 0.002 mm का जो साइज़ के पार्टिकल्स रहेंगे उन्हें क्ले कहेंगे। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसका जो शेप रहेगा वो रहेगा प्लेटी या फिर स्फेरिकल। और जो सॉइल क्ले रिच होती है, यानी कि क्ले पार्ट जिसमें डोमिनेट करता है, उनमें स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी हमें देखने मिलती है। यानी कि पानी जैसे उसमें पानी आएगा तो वो स्वेल कर जाएंगे, और पानी जैसे इवेपोरेट होगा वो श्रिंक कर जाएंगे। और जो स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि हम जानते हैं ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टी रहती है, तो बेसिकली हमें पता है कि ब्लैक सॉइल में क्ले पोर्शन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद अगर हम इसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करें तो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है सबसे ज़्यादा रहेगा तीनों में से, जो कि रहेगा 1.1 to 1100 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। और अगर हम इसकी विजिबिलिटी की बात करें तो इससे हमें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड रहेगी। जैसे कि हमने बात करी, सैंड पोर्शन जो है वो नेकेड आई से विजिबल हो जाएगा। सिल्ट के लिए हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, और क्ले पोर्शन जो कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेस देन 0.002 mm के पार्टिकल्स रहते हैं, उन्हें देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की नीड रहेगी। और जैसे कि मैंने बात करी थी कि सैंड पार्टिकल्स का अगर हमें फिजिकल एनालिसिस करना है, यानी कि अगर हमें अपने हाथ से देखना है कि ये जो सॉइल है इसमें क्या डोमिनेट कर रहा है, अगर उसमें सैंड पार्टिकल डोमिनेट करेंगे तो वो थंब और 4 फिंगर के बीच में ग्रिटी फील होगी। वैसे ही अगर उसमें सिल्ट पार्टिकल डोमिनेट कर रहा है तो वो थंब और 4 फिंगर के बीच में टेल्कम पाउडर लाइक, या फिर एकदम जैसे पाउडर जैसा होता है ना, वैसी फील होगी। और अगर हम क्ले की बात करें, जिस सॉइल में क्ले पार्टिकल जो रहेगा क्ले पोर्शन डोमिनेट रहेगा, वो अपने हाथ में स्टिकी रहेगी। जैसे कि हम उसे हाथ में लेंगे तो वो चिपकेगी, हमें स्टिकीनेस फील होगी। अगर ग्रिटी फील हुआ तो सैंड, अगर टेल्कम पाउडर लाइक फील हुआ या फिर टेल्क लाइक फील हुआ तो वो सिल्ट डोमिनेटेड सॉइल, और अगर वो हमारे हाथ में स्टिक करेगी तो वो रहेगी क्ले डोमिनेटेड सॉइल। साथियों, ये बात रही सॉइल सेपरेट्स की। अगर हम सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम बेसिकली दो भागों में बांटते हैं, सॉइल की स्टैटिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और डायनेमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़। स्टैटिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि चेंज नहीं होती है विद टाइम, और डायनेमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि विद टाइम चेंज होती है। तो अगर हम स्टैटिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है सॉइल टेक्सचर। दूसरी प्रॉपर्टी आती है सॉइल स्ट्रक्चर। अगर हम आगे बात करें स्टैटिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो PD एंड BD, ये भी सॉइल स्टैटिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ही पार्ट है। और अगर हम डायनेमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डायनेमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आती है, डायनेमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, ये जो टर्म थी, ये टर्म दी थी गिल एंड वैंडरबर्ग ने दी थी 1967 में। ये बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन है ICAR JRF का, जिसमें हम पूछा जाता है कि जो सॉइल की जो डायनेमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो किसने दी थी, तो वो दी थी गिल एंड वैंडरबर्ग ने 1967 में। अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले जो सॉइल की डायनेमिक फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है सॉइल कंसिस्टेंसी। दूसरी आती है सॉइल टेम्परेचर। अगला आता है सॉइल एयर, सॉइल कलर, सॉइल कॉम्पैक्शन, और ऐसे ही कुछ और सॉइल की डायनेमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहेगी। हम स्टैटिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और डायनेमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग करके आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ सॉइल साइंस इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। जैसे कि मैंने बताया था द फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स जो है वो डैनियल हिलेल है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फादर ऑफ सॉइल साइंस कौन है इन वर्ल्ड और इन इंडिया। थैंक यू।